हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और केपी क्लासेस के 20 डेज के फिजिक्स क्रैश कोर्स में डे 15 तक की बात हो चुकी है। आज डे 16 पे हम ड्यूअल नेचर देखेंगे और इसके प्रीवियस वाले में हमने वेव ऑप्टिक्स देखा, रे ऑप्टिक्स देखा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट हमने कंप्लीट किया, मैग्नेटोस्टैट कंप्लीट किया, रे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखा, वेव्स देखी, वेव्स ने जितनी जो फिनोमिनास थी उनको देखा अब हमने। और अब हम ड्यूअल नेचर ऑफ वेव देखने जा रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड मैटर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर की किसी मैटर से अगर कोई रेडिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे होगा, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे आया, और सारी चीजें हम यहां पे बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का। ये वाली जर्नी जो है हमने ये कंप्लीट कर ली है। ये वाली जर्नी पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब जो हम बात करेंगे वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। फर्स्ट डे 15 में हमने वेव ऑप्टिक्स की बात की थी, वेव ऑप्टिक्स की बात की थी। अब डे 16 पे ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस की बात करेंगे, जिसमें सिंपली मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इमिशन को देखेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को देखेंगे, और साथ साथ में जो पोटेंशियल एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है वो कैसे डिपेंड करता है, पोटेंशियल क्या है, इन सभी चीजों की ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन में जैसा आपको देखने को मिलेगा कि ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन में सबसे पहले ड्यूअल नेचर का मतलब इट्स हैविंग टू नेचर एज वेल एज पार्टिकल और मैटर, एंड सेकेंड इज वेव। सो वेव फिनोमिना तो अभी हम देख के आ रहे हैं कि वेव जो है इंटरफेरेंस शो करेगी, डायफ्रेक्शन शो करेगा, उसके साथ साथ में जो है जितने भी फिनोमिना इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी वेव की प्रॉपर्टी है। सो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज पूरे चैप्टर को डील करेंगे। उसके साथ मैं बता दूं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके आईसीओ कोड, जो ORG कोड है वो आईसीओ फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने से होगा क्या बच्चों, अगर आप यहां पे देख रहे होंगे होम पेज पे 3 डॉट्स बने हुए हैं, इन 3 डॉट्स पे नंबर 2 पे आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिख जाता है। इस फ्री मटेरियल के ऑप्शन में 3 सेक्शन है, डॉक्यूमेंट, वीडियोस एंड टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में क्या है कि पर्टिकुलर जो भी क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट केपी क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन सभी में क्या है, क्रैश कोर्स में जो पीपीटीज यूज हो रही हैं वो पीपीटी डॉक्यूमेंट सेक्शन में है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद ये वाले सेक्शन में विजिट करनी है, एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर चैप्टर जिसको आपको आज रिवाइज करना है, आज उसको खत्म करना है, उस चैप्टर को आप यहां पे देखेंगे। उसके बाद में टेस्ट वाले फ्री मॉक के ऑप्शन पे आएंगे और फ्री मॉक वहां से लगा के पूरे चैप्टर को क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है और इस चीज का फायदा उठाना है। और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, केपी क्लासेस का जो ऐप डाउनलोड करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस ऐप का, तो वहां से डाउनलोड करिए और इन सारी चीजों का फायदा उठाते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। सो नाउ नेक्स्ट वन, सबसे पहले बात करते हैं अगर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की, तो फोटॉन्स की बात करेंगे कि अगर किसी सरफेस, कोई मेटालिक सरफेस है, उस पे जो एच म्यू आ रहा है, जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है, उसमें क्वांटास के रूप में एनर्जी आ रही है जो कि पैकेट्स के रूप में क्या है, फोटोन है। तो फोटोन क्या है, तो अ पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। जो पैकेट्स के रूप में, क्वांटा के रूप में जो एनर्जी आ रही है दैट विल बी द फोटोन। तो फोटोन की बात कर रहे थे कि अ पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटोन, और जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो होती है वो E इज इक्वल टू एच म्यू, and mu is equal to c by lambda. So if we are putting these things here, so E is equal to h c by lambda, where h is the Planck constant, c is equal to speed of light, and lambda is the wavelength of the light. So now properties of photons, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, a photon travels at a speed of light c in vacuum with a speed 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now second one, it has zero rest mass. फोटोन जो है उसकी जो मास है वो जीरो मास होता है। द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, रेस्ट पे फोटोन की जो मास है वो जीरो होता है।
रेस्ट पे कोई फोटोन, क्योंकि एच म्यू एनर्जी से आएगा, तो इफ एनीवन हैविंग द एनर्जी इट मींस कि वो क्या है, मूव कर रहा है या उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि रेस्ट पे फोटोन का मास 0 होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नाउ थर्ड वन, द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। सो हमें क्या पता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बाय द आइंस्टाइन मास इक्विवेलेंट expression. So here mass is equal to E upon c square, और यहां से E की वैल्यू हम जानते हैं कि E is equal to hc by lambda. So putting these things here, hc by lambda into c square, so c through c cancel, so m becomes h upon lambda c. So this one will be the kinetic mass of photon. एंड मोमेंटम, तो मोमेंटम जो होता है वो P इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, P इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सॉरी P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा जो वेवलेंथ है वो होता है H अपॉन P, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई P. सो द फोटॉन्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट हैविंग द सिमिलर y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन. Now next one, energy of a photon depends upon the frequency of the photon. So the energy of the photon does not change when photon travels one medium to another, because वैक्यूम में हो, किसी भी चीज में हो, जो स्पीड ऑफ लाइट c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second does not change. Sorry, never changes. Okay. Now next one. Wavelength of the photon changes in different media, so velocity of photon is different in different media. So यहां पे क्या होता है, अगर देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी, एच सी बाई लैम्डा, अगर मैं लैम्डा कहूं तो एच अपॉन पी, सो यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एम वी. ठीक है, तो यहां पे वो कह रहा है कि फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा चेंज होता है, और लैम्डा चेंज होने से क्या होना है, वेवलेंथ जो वेलोसिटी ऑफ फोटोन है वो डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होगी. नाउ फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिहेव करता है. फोटॉन्स में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशंस के अंडर में वो क्या शो करता है, डिफरेंट शो करता है. फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोटोन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, कोई डेविएशन शो नहीं करता है इनके इन्फ्लुएंस में. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेनली मेटालिक सरफेस, किसी मेटालिक सरफेस पे एच म्यू के रूप में फोटोन या क्वांटा इंसिडेंट होता है, तो वहां से क्या होता है कि इट एक्सपोज टू लाइट एनर्जी, X-rays, gamma rays, UV rays, visible light and even infrared rays of suitable frequency is known as the photoelectric effect. कि जो मेटालिक सरफेस से एच म्यू के रूप में आई है, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है उस मेटालिक सरफेस से, और वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का थ्रू दिस मेटालिक सरफेस, सो दैट विल बी नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ नॉन मेटल्स ऑल्सो शोज photoelectric effect, liquid and gases also shows this effect. So this one will be the photoelectrons, visible light, photoelectrons, no photoelectrons, visible light और visible light के कंडीशन में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन थ्रू ए मेटालिक सरफेस इज नॉन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो नाउ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बाय स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं समझाने के लिए कि क्लियर पिक्चर क्या होनी चाहिए. तो यहां पे किसी यूवी लाइट से ये रेज आ रही हैं, एच म्यू के रूप में फोटोन मिल रहे होंगे, एंड दैट विल बी मूव टुवर्ड्स दिस
ठीक है, यहां पे ये कोई स्विच लगी हुई है, ये वोल्टेज है, ये रियोस्टेट है, दैट विल बी द ईएमएफ सोर्स। सो नाउ मेटालिक कैथोड है एंड मेटालिक एनोड है, तो ग्लास ट्रांसमिट्स ओनली विजिबल इंफ्रारेड लाइट बट नॉट यूवी लाइट। तो ग्लास से सिर्फ विजिबल लाइट जो है वो क्या हो सकती है, एक मीडियम से दूसरे या ग्लास से ट्रांसमिट हो सकती है, बट इंफ्रारेड लाइट और यूवी लाइट नहीं होती है। मतलब ग्लास से सिर्फ विजिबल और इंफ्रारेड, ग्लास से सिर्फ विजिबल और यूवी सॉरी इंफ्रारेड आईआर बट नॉट द यूवी रेज, ये नहीं होती है इससे ट्रांसमिट। सो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटालिक कैथोड, photoelectrons are emitted. Photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted toward this positive anode. यहां अट्रैक्ट होते हैं ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनर्जी पाने पे क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। So hence photoelectric current is constituted to negative to positive, यानी कैथोड टू एनोड जो है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सेंस में। सो नाउ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये बहुत बार एग्जाम्स में पीवाईक्यूज में ये ग्राफ जो है पूछा गया है। अगर इसमें देखें तो फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि अगर यहां पे आई क्योंकि करंट बहुत ही मिनिमम हो सो माइक्रो एम्पियर, और अगर ये इंटेंसिटी है तो ये जो है एक लीनियर ग्राफ शो करती है एंड फॉलोज y इक्वल टू mx प्लस सी। यही कह रहा है कि फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली इंक्रीज करता है एंड जो है स्ट्रेट लाइन शो करेगा। नाउ सेकंड, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई पोटेंशियल दिया गया है तो पोटेंशियल जैसे ही दिया गया है फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, the photoelectric current increases with increase in the positive potential applied to the anode. When all the photoelectrons reach the plate A, current becomes maximum and it is known as the saturation current. So यहां से this one will be I। इस वाले कंडीशन में सबसे पहले यहां पे क्योंकि अभी तक उसकी कुछ इंटेंसिटी यहां पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, अब जैसे ही आपने पोटेंशियल दिया अब ये इंक्रीज करना स्टार्ट होगा और यहां से एक समय आने के बाद दे आर शोइंग कांस्टेंट। तो ये जो है सैचुरेशन करंट जो है इस वाले सिनेरियो की बात हो रही है। सो व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज द करंट डिक्रीजेस बट डज नॉट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल। तो इस वाले सिनेरियो में जब जीरो पोटेंशियल है तो यहां पे ये जीरो शो नहीं करेगी करंट, क्योंकि ये पहले से क्या है, यहां पे कुछ एनर्जी है। सो दिस शोज दैट इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अ फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैनेज टू रीच द प्लेट ऑन द ओवन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेटेड होते हैं तो उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी भी पहले से होती है जो कि यहां पे जीरो पोटेंशियल पे जीरो करंट नहीं मिलती है। So now okay, so this one, when negative potential is applied to the plate A with respect to C, photoelectric current becomes zero at a particular value of negative potential called stopping potential and cutoff potential. So ये जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि जब आप निगेटिव करते हैं, निगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, उस वाले सेंस में फोटो करंट जो है आई बिकम्स जीरो। उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में आई जो है आपका जीरो हो जाता है। सो दैट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द सेंस ऑफ फोटो करंट्स बिकम्स जीरो। So now move to the next one, effect of frequency of incident light of photoelectric current. So पहला, for a fixed intensity of incident light
the photoelectric current does not depend on the frequency of the incident because the photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted in term of the number of photo incident. So अगर हम बात करें तो ये वाली कंडीशन तो हम देख रहे थे कि ये आई है माइक्रो एम्पियर में. सो यहां से अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये सैचुरेशन करंट पे जाके सेम हो जाएगा अगर हमारी जो mu2 is greater than mu1. so this one shows like that. और अगर इसकी बात करें for a fixed intensity of incident light the photoelectric current increases and is saturated with increase in the positive potential and however the saturation current same for the different frequencies of the incident light. कि stopping potential किसी दो लाइट के लिए अलग अलग हो सकती है लेकिन saturation however the saturation current is same for the different velocity of the light. तो यही है कि different frequency सॉरी न्यू अगर mu2 कोई फ्रीक्वेंसी mu2 है ग्रेटर देन v1 है तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होंगी ये सैचुरेशन करंट सेम होगा. एंड नाउ व्हेन पोटेंशियल इज डिक्रीज एज द बिलो जीरो देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस. सो जैसे जैसे जीरो के बाद आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिक्रीज कर रही है. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट वन threshold frequency. so the graph between the stopping potential and frequency does not. so यहां पे threshold frequency की बात करें तो V0 जो स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है उससे ये लीनियरली शो करता है लेकिन 0 to V0 जो है ये बता रहा है कि ये इसकी threshold frequency है. means the graph between stopping potential and frequency does not pass through the origin. it shows that there is a minimum value of frequency called the threshold frequency between which photoelectric emission possible. तो यहां से ये स्टॉप पोटेंशियल है और ये जो है फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी में ये वाली फ्रीक्वेंसी दैट विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो नाउ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. तो ये सारा थ्योरी का पार्ट है फिर भी हम इनको देख लेते हैं. For a given substances, there is a minimum value of frequency of incident light called threshold frequency, जिसकी अभी हमने बात की. Second one, the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the incident of light provided that frequency. So the number of photoelectrons n per second is proportional to the intensity of the light. Now third one, the maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency. So this one is the process of photoelectric emission is instantaneous क्योंकि ये 1-to-1 instantaneous पार्ट का जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है. तो इस तरह से आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चन भी आता है. तो व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी h mu falls on a metal surface the energy of the photon is absorbed by the electron and it is used two ways. दो वेज में ये होता है. सबसे पहले अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर. कि कोई भी मेटालिक सरफेस से अगर फोटोन को इमिशन कराना है इलेक्ट्रॉन को इमिशन कराना है तो सबसे पहले दो चीजें होती है. पहला तो उस मेटालिक सरफेस का कुछ बैरियर होगा उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हमें क्रॉस ओवरकम करना होगा. सो द एनर्जी इज यूज्ड टू कुछ एनर्जी अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड कम आउट टू द मेटल सरफेस. कि अगर ये कोई मेटल है तो सबसे पहले कुछ तो आपको ये एनर्जी चाहिए कि यहां का बैरियर तोड़ के पहले ये मेटल यहां तो पहुंचे इसके सरफेस पे तो पहुंचे फिर आप मेटेलिक सरफेस से करवाएंगे ना इमिशन. सो नाउ इन द सेकंड सिनेरियो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू गिविंग अ वेलोसिटी म्यू टू इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो के मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ mv². सो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी आपको h म्यू मिला साथ में आपने क्या किया फाई स्टॉपिंग पोटेंशियल. दिस वन विल बी द फाई. ठीक है फाई प्लस हाफ mv² मैक्सिमम जो कि आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने को मिली. तो यहां से अगर देखें तो E इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के ई इज इक्वल टू
h mu minus phi. So this one will be the known as Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation, h mu minus mu naught. So this one will be ke is equal to h mu minus mu naught. ठीक है, तो ये किसी मेटालिक सरफेस से आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन हुआ. सो वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन बेस्ड ऑन द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट. ठीक है, तो यहां से इफ v इज इक्वल टू v इज लेस देन v नॉट, देन kinetic energy is negative, which is not possible because photoelectric emission is taken, जब भी taken h mu always greater than h mu naught, तभी उसी केस में सिर्फ photoelectric equation फॉलो होगा, मेटेलिक सरफेस से इमिशन होगा. Since one photons emit one electron, so the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the incident of light. So photoelectric emission is due to collision between a photon and an electron. As such, there cannot be any significant time lag between the incident photon and emission of the photon. इनमें कोई भी जो है लैग नहीं होता टाइम का, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है जो कि 10 to the power -8 डिले जो. और इसको देखने के लिए हमें तो वो वाली आंखें चाहिए, कौन सी, बहुत ही बढ़िया वाली, जो कि हमारे पास तो है नहीं ना. तो बात करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो किस किस की एप्लीकेशन क्या है? ऑटोमेटिक फायर अलार्म में, ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म में, स्कैनर्स इन टेलीविजन ट्रांसमिशन, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा फिल्म, इसके लिए भी हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं. पेपर इंडस्ट्री में मेजर करते हैं थिकनेस पेपर की, उससे भी. टू लोकेट द लॉज फॉर होल्स इन द फिनिश्ड गुड्स, एस्ट्रोनॉमी में. कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट. जो स्ट्रीट लाइट है वो सोलर पैनल है, तो उस पर वही होता है ना कि जैसे ही सनलाइट आती है, इंसिडेंट फोटॉन्स आते हैं, वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड देयर आर इमिटेड. सो लाइट जो है वो पहले चार्ज हो रही है, जैसे ही लाइट बंद हुई फॉल होना, सो दैट विल बी द पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ स्ट्रीट लाइट. टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, फोटोमेट्री, ब्यूटी मीटर टू मेजर द फेयर कॉम्प्लेक्स ऑफ स्किन, लाइट meters used in cinema industry to check the light, and photoelectric sorting. So ये जो सारी चीजें हैं ये क्या हैं? ये एप्लीकेशंस हैं. क्या है ये? एप्लीकेशन है किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सभी एप्लीकेशंस हैं. नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. अब बात करते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर क्या है. सो वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. जैसा कि हम देखें कि वेव थ्योरी से हमने डाइफ्रैक्शन फिनोमिना की बात कर ली, इंटरफेरेंस फिनोमिना की बात कर ली, पोलराइजेशन की बात कर ली. But on the other hand, quantum theory of electromagnetic wave radiation successfully explained the photoelectric effect, Compton effect, black body radiation and X-ray spectra. So ये जो है dual nature of radiation show करता है. So thus the radiation have dual nature. पहली वाली वेव जिससे हमने ये फिनोमिना देख लिया, और दूसरी वाली मैटर जिससे हमने फोटो इलेक्ट्रिक देखा, कॉम्पटन इफेक्ट देखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, क्योंकि उसमें एक सरफेस से हमने चीजों को इमिट कराया एनर्जी के फॉर्म में. सो द वेव एंड पार्टिकल नेचर, एंड दैट विल बी द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. सो लुइस डी ब्रॉगली सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, as well as we can have particle as well as the nature. So in no experiment matter exists both as a particle and as a wave simultaneously. It is other the one of the other aspects. So the two aspects are complementary to each other. So now
लुईस डी ब्रॉगली wave. According to de Broglie wave, a moving material particle can be associated with a wave, that is a wave can guide the motion. A wave, de Broglie wave की अगर देखें तो ये वेव जो है वो गाइड करती है मोशन को, मोशन ऑफ पार्टिकल को वेव गाइड करती है. सो द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर नॉन एज मैटर वेव और de Broglie wave. So expression of de Broglie wave. So according to quantum theory, the energy of photon is equal to h mu is equal to sc by lambda, and we know that E is equal to mc square. So अगर यहां से हम कैलकुलेट करें तो h c by lambda is equal to mc square. So c से c कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा क्या, क्योंकि लैम्डा चाहिए तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी है ना. सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और एम सी तो सी क्या है, वेलोसिटी है ऑफ या स्पीड है पार्टिकल की. सो अगर हम v से लिखे इसको, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एंड एम वी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. सो दिस इज द de Broglie wavelength. This is the de Broglie. According to Einstein's theory, the energy of photon is equal to mc square. So lambda is equal to h by mc, or lambda is equal to h by p, where p is equal to mc. Okay. So if instead of a photon we have a material particle of mass m moving with velocity v, then the equation becomes E is equal to lambda is equal to h upon mv. Lambda is equal to h upon mv. So the de Broglie wavelength is inversely proportional to the velocity of the particle. If the particle moves faster, then wavelength will be shorter. If the particle is at rest, then de Broglie wavelength is infinite, because this term becomes h upon 0. So this one will be infinite scenario. Now third one, de Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the particle. So the wavelength associated with a heavier particle is smaller than that the lighter particle. So now de Broglie wavelength is independent of the charge of the particle. So matter waves like electromagnetic wave can travel in vacuum, and hence there are not mechanical waves. Matter waves are not electromagnetic waves because they are not produced accelerated charge. So matter waves is not the electromagnetic waves. So matter waves are probability waves, amplitude of which gives the probability of existence of the particle. कि ये जो matter waves है ये इस probability को बताती है कि कितना particle exist कर रहा है at the same position. So now अगर आप CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये केपी क्लासेस आप लोगों के लिए शानदार बैच लेके आया है, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, जनरल प्लस लैंग्वेज, इन सभी की बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जो है हमारे बैच चल रहे हैं. तो अगर आपको अपनी CUET प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी करनी है तो इन बैच को परचेज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. बैच परचेज करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो वहां से जाके आपको क्या करना है, सिंपली बैच परचेज करना है, और बैच परचेज करने के साथ अपनी CUET प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है विद द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत प्रेशर है. सो नाउ अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पे एक आपको एड ऑन सर्विस भी मिल रही है कि सीरीज ऑफ बुक्स वहां पे प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट और जनरल लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश, इसके अप्रोक्सीमेट 1200 के समथिंग आपको MCQs, PYQs और रिकमेंडेड मिल जाएंगे लास्ट ईयर के. तो अगर 1200 के समथिंग अगर आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं तो सक्सेस का रेट आपका 10 लेवल ऊपर उठ जाएगा. तो जल्दी से जाके इस बैच को परचेज कीजिए, और उस परचेज करने वाले बैच में ये चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन हो रही हैं, तो इसके भी फायदे उठाइए. तो बैच परचेज करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप बैच परचेज कर सकते हैं. और ये हमारा CUET का लास्ट ईयर का रिजल्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनको 100% स्कॉलरशिप मिली थी MIT से, एंड ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं
जिन्हें अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिला था। तो अगर आप भी इनमें शामिल होना चाहते हैं, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे बैच को परचेज कीजिए। बैच परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और हमारे साथ इस बार सीयूटी के एग्जाम में फोड़ दीजिए। सो नाउ थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट द डे 16 और जिसमें हमने ड्यूअल नेचर और रेडिएशन की बात की, और उसके बाद अब हम मिलेंगे तो एटम्स और न्यूक्लियाई की बात करेंगे डे 17 और 18 पे, 19 एंड 20 पे सेमीकंडक्टर, और उसके बाद हमारा फिजिक्स का जो क्रैश कोर्स है वो खत्म। सारी चीजें रिकॉल हो गई। आपको अगर कोई वीडियोस नहीं समझ में आ रही है या आपने मिस कर दी है तो डोंट गेट टू वरी। आपको क्या करना है, जाना है प्लेलिस्ट में जाके जिस भी चैप्टर की वीडियोस देखनी है वहां से आप देखिए और सारी चीजों को आप पढ़िए। ये सभी आपके लिए है। जब तक आप लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज जाइए और अपनी पढ़ाई रफ्तार में करिए। सो थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.